हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बिल्डर में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। हमें बताना है कि प्रकाशन की दृष्टि से इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा नियंत्रण। अगर जब सभी रचनाओं का वर्ष पता रहेगा तो भी हम तभी इसका उत्तर सही कर सकते हैं। तो जैसे मधुशाला है, मधुशाला की रचना हुई थी 1935 यानी 1935 में मधुशाला की रचना हुई थी। अब दूसरे नंबर पे है मधुबाला। मधुबाला की रचना 1936 यानी 1936 में हुई थी। फिर है मधुकलश। मधुकलश की रचना हुई थी 1937 1937। और लास्ट है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण की रचना 1938 में हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर है वो ये बी वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए जो ये सुमेल करना है, हमें इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित है या नहीं है, देखते हैं। तो है पहला है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन की रचना मतलब हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पहली बार किस सन में किया गया था। तो पहली बार किया गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में। 1910 में, यानी इसको मिला दें अगर तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये 1910। और दूसरा है काशी नागरी प्रचारणी सभा। इसके ये कब स्थापित किया गया था। इस काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ये बी ए वाला ऑप्शन। और इसके बाद बचा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो ये साफ साफ है 1918। ठीक है, देखते हैं। इसमें एक नोट जानने वाली मतलब मेन बात ये है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना। अगर बीच में ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अगर वर्धा दिया होता, एक सेकंड, यहाँ पे अगर वर्धा लिखा होता, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, तो दिया होता कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से, यानी महात्मा गांधी के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सन 1936 में, ये वर्धा वाली है 1936 में। 1936 में वर्धा जो जगह का नाम है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में हुई थी। परंतु इस प्रश्न में जो पूछा गया है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो इसका उत्तर 1918 सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये तुलसीदास के रचनाकार कौन है। ये तुलसीदास किसकी रचना है, हमें बताना है तुलसीदास किसकी रचना है। तो तुलसीदास हम सबको ही पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत जी की कुछ अन्य रचनाएं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली है। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पे। अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा है। अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है, तो हमें बताना है किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा प्रभा खेतान की है। ठीक, प्रभा खेतान की है और इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। 2007 में। और इसके बारे में ये बता दें हम आपको, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है जो अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को बेकाबी से प्रकट करती हैं। जो अपने जीवन के बारे में सब विस्तृत तरीके से इनकी जानकारी दी गई है। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये किसका वाक्य है। वाक्य ये होता है जो किसी रचना में से इन चारों लोगों में से किसी एक की रचना में से ये लाइन उठाया गया है। तो हमें बताना है किसकी पंक्ति है ये। तो ये पंक्ति है रैदास जी की। रैदास जी की रचना काव्यधारा से लिया गया है ये। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है।
तो इसमें हमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें तद्भव खेत है, इसका खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो बताना है देशज कौन सा शब्द है। देशज है धड़ाम। ये जो धड़ाम है ये देशज शब्द है। धड़ाम देशज शब्द है। ठीक, बाकी लाश, औरत, पतलून। लाश जो है ये तुर्की शब्द है, औरत है अरबी शब्द, और पतलून जो है, पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। जो व्यक्ति उसके योग्य नहीं है उसे फिर भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसके लिए कहा गया है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो ये हो जाएगा, इसमें ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें का के नीचे हलंत रहेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं ऋग, ये ऋग प्लस वेद, का के नीचे हलंत रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे हम बता दें आप लोगों को कि ये ऋग्वेद जो लिखा गया है, ये ऋग धन वेद, ये किस संधि का उदाहरण है। तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आगे बढ़ते हैं आप बीती पे। ये प्रश्न ऊपर चला गया है। आप बीती, ये आप बीती, आप बीती में कौन सा समास है। आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। यानी यहाँ पे है ऑप्शन में तत्पुरुष समास, तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा, ये समास नहीं कारक है। एक कारक लिखा हुआ है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ये कारक पूछा है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो इसमें सीधी सी बात अधिकरण कारक है। कैसे अधिकरण कारक है हम बताते हैं। संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त हो, यानी संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त हो, वहाँ अधिकरण कारक होता है। ठीक है, और अधिकरण कारक को पहचानेंगे कैसे। उसमें आता है जैसे में या पर, ये उसके, ये में और पर, ये परसर्ग हैं जिससे पहचान की जा सकती है कि ये अधिकरण कारक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ये गद्यांश टाइप का दिया हुआ है, इसमें से देख के हमें उत्तर बताना है अपना। तो देखते हैं, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये हमारा पैसेज है। अब इससे हमें अपना उत्तर छांटना है कि हमारा उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताएं कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। संसार के सारे वाद कहाँ सीमित हैं, इसका उत्तर हमें बताना है। तो इसका उत्तर ये देखिए यहीं पे है, सारे वाद, ये वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। और प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि सारे वाद कहाँ सीमित हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में सीमित। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक, अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश गांधीवाद का आधार किसे मानता है। गांधीवाद का आधार किसे मानता है, हमें देखना पड़ेगा इसमें कि गांधीवाद का आधार किसे मानता है। तो गांधीवाद का आधार, गांधीवाद में राजनीतिक आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा
राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। ठीक, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को, क्योंकि ऊपर दिया हुआ पहली ही लाइन में दिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है। ठीक, यह एक काव्य विधा है। जो कनुप्रिया रचना है यह एक काव्य विधा है। ठीक है, और आप लोगों को कुछ इनकी और रचनाएं बता देते हैं धर्मवीर भारती जी की। जैसे बहुत ही फेमस रचनाएं जो इनकी हैं, जैसे ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि इनकी बहुत ही बढ़िया रचनाएं हैं जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अब आगे हैं रांगेय राघव। रांगेय राघव की भी रचनाएं बता देते हैं। अजेय खंडहर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। फिर हैं भगवती चरण वर्मा। इनकी रचनाएं हैं जैसे मधुकर्ण हो गया, प्रेम संगीत हो गया, मानव और एक दिन, ये इनकी रचना है। फिर आते हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी की रचनाएं हैं जैसे युगधारा हो गया, सतरंगे पंखों वाली है, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी बिप्लो देखा हमने और तुमने कहा था। ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से प्लुत स्वर कौन सा है। तो ये है ए वाला ऑप्शन, उसमें माँ में हलंत लगना चाहिए था, लगा नहीं है, ये ऐसे लिखा जाएगा। माँ में हलंत रहेगा। ठीक, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसमें माँ के नीचे सिर्फ हलंत लगाना है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा, जैसे लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य, ये सब आदमी प्रयोजन के जो हैं सब समानार्थी शब्द हैं। और नियोजन जो दिया है ये बिल्कुल गलत है, नियोजन इसका विपरीतार्थक शब्द है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? नियोजन। नियोजन प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है ऋजु का विलोम क्या है? तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु मतलब होता है सीधा, सीधा, सरल, ये सब होता है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा वक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण का निर्देश जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। जैसे ढाई, ढाई क्या है? अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही है, ढाई अपने आप में पूरा नहीं है। ठीक, फिर आगे है दूसरा, दूसरा है क्रमवाचक, बिल्कुल एक के बाद ही दो आता है, तो ये बिल्कुल क्रम से चलता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही, तो ये बिल्कुल क्रम का सही है। बचा फिर वह नौकर, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। हमारे प्रश्न का भी उत्तर यही सही है, क्योंकि वह जो है वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, और अगला है 26, 26 पूर्णांक बोधक है, बिल्कुल पूर्णांक बोधक है, क्योंकि 26 अपने आप में पूरा है। ठीक, अगला प्रश्न है आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो इसमें बताना है कि सर्वनाम के किस भेद का बोध हो रहा है। तो इसमें होता है निजवाचक सर्वनाम, इसमें निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। आप भला, इसमें सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है कि आप भला तो जग भला, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, और बता दें सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा पुल्लिंग है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन इसमें गलत भी माना गया है आयोग ने,
इसमें संतान को सही माना है, जबकि ये जो चारों ऑप्शन हैं सब लगभग स्त्रीलिंग लग रहे हैं। बाकी आयोग ने संतान शब्द को पुल्लिंग माना है। अगला प्रश्न है कवितावली। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली जायसी की रचना है, सूरदास की रचना है, कबीरदास की रचना है या तुलसीदास की रचना है? कवितावली जो रचना है तुलसीदास की है। और कवितावली, हाँ ठीक है, कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। बाकी आगे बढ़ते हैं। धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसमें वैकल्पिक द्वंद्व है। धर्माधर्म में वैकल्पिक द्वंद्व है। धर्माधर्म मतलब जैसे जब विलोम शब्द आएंगे एक दूसरे के, जैसे धर्माधर्म को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा धर्म और अधर्म। धर्म प्लस अधर्म या धर्म और अधर्म लिखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे लाभ और हानि, लाभ हानि आ जाए तो यहाँ पे जो इस टाइप के शब्द आते हैं वहाँ पे होता है वैकल्पिक द्वंद्व। फिर अगला प्रश्न है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चाँद और आँख फिर अंक। तो यहाँ पे उत्तर अंगना सही है। अंगना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चाँद तो ऊपर ये लगता है, ऐसे चाँद लिखा जाता है, आँख इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी अंक जो है अंक इस तरीके से लिखा जाता है। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा अंगना। और अंतिम प्रश्न है सा। सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान है दंत। जैसे एक ट्रिक है बता दें, तुलसी 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 दंत। ये जो ता वर्ग है ला और ये सा, पूरा ता वर्ग, ता था दाधा ना जो आता है, और ला वर्ग और सा ये सब होते हैं दंत के अंदर। ठीक है, तुलसी दंत। और जैसे हो गया यहाँ पे कंठ दिया हुआ है, अकुह विसर्गनीय नाम कंठ। तुलसी दंत मूर्धन्य का मूर्धा होता है जिसे मूर्धा कहा जाता है। तो ऋतु रसा नाम मूर्धा और तालव्य का नाम इचु यसा तालु। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।